हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स और अभी आजकल हम कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी। तो उसी क्रम में ये है मेरा अगला वीडियो। तो आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी कंसेप्ट आप मिस नहीं करें। देखिए, सबसे पहले तो इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो उससे डिमांड में कितना चेंज होगा, या प्राइस में चेंज से डिमांड किस तरह से रिएक्ट करेगी, उसका जो मेजरमेंट है कि कितना रिएक्ट करेगी, किस तरह से नहीं किस तरह से। तो मतलब जो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड कम कम होगी, लेकिन कितना कम होगी, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कितनी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिया है। देखिए, ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो जैसे डिमांड इलास्टिक है तो इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है, इलास्टिक या स्ट्रेचेबल डिमांड, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है, इसको जितना ज्यादा खींचेंगे, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उसको उतना ज्यादा हम खींच सकेंगे। ठीक है, जितनी इलास्टिसिटी होगी उतना ज्यादा हम खींच सकेंगे, और ये इलास्टिसिटी जितनी होगी इतना ज्यादा खींचेंगे, और फिर यदि एक ने छोड़ दिया तो ये जो इलास्टिक है वो वापस यहाँ आएगा और इस फिंगर पे चोट पहुंचाएगा। तो ये कितनी चोट पहुंचाएगा, इसका मेजरमेंट, ये कितनी चोट पहुंचाएगा इसका मेजरमेंट है इलास्टिसिटी। और ये जो है ये बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। तो वही चीज है यहाँ पर हमारी डिमांड और प्राइस के कंसेप्ट में भी, कि प्राइस में चेंज होने से जब प्राइस हमारी इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, बट कितना डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये उसका जो मेजरमेंट है कि वो कितना डिक्रीज होगी, इसका मेजरमेंट जो है वो कहलाता है हमारा क्या, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये क्या है इलास्टिसिटी, ये एक मेजरमेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का या रिस्पॉन्सिवनेस का डिमांड के। तो जो प्राइस है या जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनमें चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है, डिमांड कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, डिमांड कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, उसका मेजरमेंट जो होता है वो हमारे होता है इलास्टिसिटी। और ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसका डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले तो है उस कमोडिटी की खुद की प्राइस या उस गुड की खुद की प्राइस। फिर सेकंड है हमारा उसका, उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं, उससे रिलेटेड गुड्स यानी कोई इसकी कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है, कोई उसकी सब्सटीट्यूट भी हो सकती है। तो उससे रिलेटेड जो गुड है उनकी प्राइस। और फिर होता है कंज्यूमर की इनकम। तो कंज्यूमर की इनकम का जो है कंज्यूमर के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किसी भी चीज की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस, उसे क्या पसंद है, वो क्या चीज प्रेफर करता है, उसका भी उसकी डिमांड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन की साइज, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, इनकम की इनक्वालिटीज ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारी डिमांड को डिसाइड करते हैं, ये डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं इसी से डिटरमाइन होता है कि हमारी जो डिमांड है वो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है या कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है चेंज के प्रति। तो अब देखिए, इसमें से ये जो हमारे तीन कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये तीन कंसेप्ट, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और प्राइस और इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनको हम स्टडी करेंगे हमारी जो ये चैप्टर है हमारा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अंतर्गत। तो ये जो तीन कंसेप्ट हैं उसी के हिसाब से तीन तरह की हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। सबसे पहले देखिए, प्राइस ऑफ गुड्स से बनता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होता है,
किसकी प्राइस? उसकी गुड की खुद की प्राइस, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर द गुड टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस या इट्स प्राइस। तो ये है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी। सेकंड है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी का मेजरमेंट किसका मेजरमेंट है? रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने का, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर द गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। रिलेटेड कैसी भी हो सकती है, सब्सटीट्यूट भी हो सकती है और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है, ठीक है। दोनों तरह की हो सकती है। और उन सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में चेंज होने से उस कमोडिटी की क्वांटिटी में, उस कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंज होता है, उसका जो मेजरमेंट है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी। एंड थर्ड वन इज इनकम इलास्टिसिटी, दैट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर गुड टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। तो ये तीन तरह की हमारी इलास्टिसिटी होती है। एक तो उस वस्तु की खुद की प्राइस से जो उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा रिलेटेड गुड्स की प्राइस से उस वस्तु की डिमांड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, और तीसरी हमारी इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि हमारी इनकम में चेंज होने से उस वस्तु की डिमांड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इनकम इलास्टिसिटी। तीन तरह की इलास्टिसिटी हो गई। सबसे पहले अब हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। जैसा कि मैंने बताया है, ये क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। डिमांड का चेंज होने का रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि डिमांड में चेंज होने का मेजरमेंट है ये, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसकी कीमत में चेंज होने से। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये उसका माप है। It measures the degree of responsiveness of the demanded quantity of a good to change in its price। इसका फॉर्मूला ये दे रखा है, देखिए। इसका फॉर्मूला अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। अगर इस तरह से लिखना है सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। एक होता है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का फॉर्मेट, तो उसमें वो होता है dq upon dp, differentiation of q with respect to p into p upon q। ये होता है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस की फॉर्म में, ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म में सिंपल, और ये हमारा जो है अर्थमेटिक परसेंटेज की फॉर्म में। ये तीनों ही फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उस हिसाब से हम इसे यूज करते हैं। और देखिए एक बात और, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो समय समय पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी का चैप्टर खुद भी इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके न्यूमेरिकल्स पे मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनका सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा, उससे आपको पता पड़ेगा कि जो कहाँ पे किस तरह का फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर आपकी क्वेश्चन में परसेंटेज की फॉर्म में कुछ फिगर दिए हुए हैं और फिर इलास्टिसिटी डिमांड पूछा है, या परसेंटेज चेंज इन प्राइस पूछा है, इलास्टिसिटी दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, तो आपको कहाँ किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जानना आपके लिए। तो ये सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला देखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। जहाँ पे P क्या है? P इज इनिशियल प्राइस। यहाँ पे जो हमने P लिखा है, P इज इनिशियल प्राइस, Q इज ऑल्सो Q इज इनिशियल क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर चेंज इन क्वांटिटी निकालना है तो क्या है? इनिशियल जो चेंज फाइनल, क्या ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q, ये हो जाएगा P1 माइनस P, सॉरी अपॉन बोल दिया, Q1 माइनस Q, P1 माइनस P, क्योंकि हमको चेंज निकालना है प्राइस में और चेंज निकालना है क्वांटिटी में। तो इस हिसाब से P1 क्या हो गया? हमारा फाइनल प्राइस। Q1 क्या हो गया? हमारा फाइनल क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा P1 चेंज इन प्राइस क्या हुआ? हमारा फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू क्या हुआ? हमारा फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले
ये जो देख बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। नेगेटिव साइन इसलिए लगा हुआ है बिकॉज जब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो जब किसी वस्तु की मांग की मात्रा में या किसी वस्तु की क्वांटिटी जो डिमांडेड क्वांटिटी है उसमें चेंज होता है और प्राइस में जो चेंज होता है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है वो डिक्रीज होती है। ये हमेशा नेगेटिव जो है रिलेशन होता है और ये नेगेटिव साइन उसी नेगेटिव रिलेशन को बताता है। इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होता। आप मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इसका नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है मैथमेटिकली, अगर मैं कहूँ -1 और -2 तो इसका क्या मतलब है -1 इज ग्रेटर देन 2, यानी गणित के हिसाब से तो -1 -2 से बड़ा होता है। बट अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें और वहां पे -2 दे रखा है तो -2 बड़ा होगा -1 से, बिकॉज ये जो साइन है ये नेगेटिव रिलेशनशिप को या इनवर्स रिलेशनशिप को बता रहा है। और एक्चुअली में हम एब्सोल्यूट क्वांटिटीज ही कंसिडर करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर ही कंसिडर करते हैं इलास्टिसिटी का। इसलिए आपने कई जगह देखा होगा यहाँ पे इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में मोड भी लगा रखा है, मॉड्यूलस का साइन भी लगा रहता है, बिकॉज हम उसका साइन कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये जो माइनस साइन है वो हमको इग्नोर करना है जब हमको ये देखना है कि इलास्टिसिटी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, तो हम इलास्टिसिटी को के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में नेगेटिव साइन दे रखा है, इलास्टिसिटी के आगे नेगेटिव साइन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू -1, तो फिर फॉर्मूला में आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना है। और अगर क्वेश्चन में +1 दे रखा है तो फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला में आपको नेगेटिव साइन का यूज करना है। ये बात बहुत ध्यान रखने की है, इसकी वजह से कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जैसे ये एग्जांपल है, अगर यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है कोई पॉजिटिव नंबर 1 2 3 इस तरह से, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें यहाँ पे कि ये नेगेटिव साइन है। बट अगर क्वेश्चन में इलास्टिसिटी जो है नेगेटिव नंबर्स की फॉर्म में दे रखी है -1 -2 -3, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जहां पर नेगेटिव साइन यहाँ पे साइन नहीं होगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आप नेट में जब भी कोई इलास्टिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इलास्टिसिटी जो है तीन तरह की सॉरी 5 तरह की है। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में होता है, ये ध्यान रखना है। इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में होता है। तो इलास्टिसिटी 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 0 है दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 0। प्राइस में कितना भी चेंज हो डिमांड में चेंज जो है वो कितना होगा 0। और इसको हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसे हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो अब अगर आप यहाँ पे फिगर में देखें तो जैसे ये प्राइस, यहाँ पे प्राइस हमने डिनोट किया है, यहाँ प्राइस में कितना भी चेंज करेंगे हम, ऊपर करें या नीचे करें, क्वांटिटी क्यू ही रहेगी, ओ क्यू ही रहेगी। तो ये कौन सी है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे ये जो है ई की क्या वैल्यू होती है, ई इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट केस जो केस 2 है, elasticity of demand is less than 1, okay, that means percentage change in demand is less than percentage change in price। तो प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड में उससे कम परसेंटेज में चेंज होगा, दैट मीन्स ई इज लेस देन 1, और इसे हम बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। ये थी परफेक्टली इन इलास्टिक एंड दिस इज इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम फिगर में देखेंगे। ये देखिए ये वाला जो फिगर है, यहाँ पे प्राइस में चेंज हो रहा है P1 P2, जबकि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, Q1 Q2 ही हो रहा है। ऑब्वियसली P1 P2 इज ग्रेटर देन Q1 Q2, तो दैट मीन्स यहाँ क्या है, ये है E इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और ये होगी इन इलास्टिक डिमांड। क्या होगी, ये होगी इन इलास्टिक डिमांड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में होगा इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू
वन, इलास्टिसिटी वन ये किस केस में होगी? जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, प्राइस में भी उतना ही परसेंटेज चेंज हो, तो वो होगी इकाई के बराबर लोचदार, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है इकाई से कम लोचदार, ये है लोच जीरो के बराबर, ये है इकाई से कम लोचदार, ये है इकाई के बराबर लोचदार। हिंदी में भी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये यूनिटरी इलास्टिसिटी होगी, और उसका जो कर्व बनेगा डिमांड कर्व, वो कुछ इस तरह का होगा जिसको कि हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है। जब E इज इक्वल टू 1 होता है तो ये डिमांड कर्व का शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिल्कुल याद रखने की चीज है ये। अब देखिए थर्ड केस, व्हेन E इज ग्रेटर देन 1, जब मांग की लोच इकाई से अधिक है, तो उसको बोलेंगे हम इलास्टिक डिमांड। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, डिमांड में उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज हो, तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अब उसके बाद केस फिफ्थ कौन सा है? इसमें इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इंफिनिटी। दैट मीन्स if there is no change in demand, in spite of no change in, sorry, in spite of no change in price, the demand will increase or decrease। ठीक है, जैसे कि ये वाला केस है, यहाँ पर प्राइस तो इतनी स्टेबल ही है, लेकिन जो डिमांड है वो कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी है हमारी? इंफिनिटी है। इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये जो है हमारे 5 तरह के केसेस हो गए। E is equals to 1, E is less than 1, E is equals to 1, E is greater than 1 and E is equals to infinity। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, सबसे पहला E is equals to 0, यहाँ पे E is equals to 1 है। 0 और 1 के बीच में जो होगी वो होगा E is less than 1। फिर 1 से इंफिनिटी के बीच में जो होगा वो होगा E is greater than 1। तो इस साइड है greater than 1, इस साइड है less than 1। This is what? This is perfectly inelastic, this is inelastic, this is a unitary elastic, and this is elastic, and this is perfectly elastic demand, राइट। तो ये इनके आपने कर्व्स भी देख लिए हैं। अब देखिए किस किस मेथड से हम जो इलास्टिसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है, जिसका कि फॉर्मूला हमने अभी फर्स्ट पहले पहले जो देखा, दैट इज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो इसके अंदर क्या है, वो जो फॉर्मूला है उसी में सीधे सीधे वैल्यूज रखनी है और इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, एग्जैक्टली वही है जो हमने अभी पहले किया है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड से इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज मेजर्ड, it measures elasticities at different points on a demand curve। इसको अभी थोड़ा सा हम विस्तार से या पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं, उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे हम। इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, इसको हम कर चुके हैं। अभी जो मैंने पीछे बताया सीधे सीधे वही फॉर्मूला है, और उसमें प्राइसेस, उसमें जो है वैल्यूज पुट करनी है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इट एग्जामिन्स हाउ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ गुड चेंजेस विद अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड। ठीक है, अगर प्राइस चेंज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर में किस तरह का रिएक्शन होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में किस तरह के चेंजेस होते हैं, इस हिसाब से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड साफ है, जो हमारा जो कर्व होगा, डिमांड कर्व होगा, और उस पर हम ज्योमेट्रिकल मेथड से कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी। परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड से जो हमारा जो फॉर्मूला था इलास्टिसिटी का, जिसमें परसेंटेज चेंज अपॉन परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस वाला फॉर्मूला, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ज्योमेट्रिक मेथड जो है उसमें नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें ध्यान रखने की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है? डिमांड कर्व कैन बी आइदर अ स्ट्रेट लाइन और अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो दैट मीन्स क्या है? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। जब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट मेथड से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट।
ठीक है, यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो पूरे ही कर्व पे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा मैंने अभी 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 देखा हमने पिछले डायग्राम में, ऐसा बनेगा। तो इसमें पूरे ही कर्व पे इलास्टिसिटी कितनी रहेगी, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 रहेगी। अब ये जो है हमारा ये हमारा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को देखिए, थोड़ा सा देखेंगे, ये है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज इक्वल्स टू 1। ये जो है इसके अंदर क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला था लोअर सेगमेंट, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे ई पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, तो लोअर सेगमेंट इज ए ई, दैट मीन्स ये हो गया ए ई अपॉन अपर सेगमेंट ई बी, ई बी ये होगी इलास्टिसिटी के बराबर, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए ऑब्वियसली बात ऑब्वियस है, देखिए ये दिख रहा है ए ई जो है यहाँ पर ए ई इज ग्रेटर देन बी ई, साफ दिखाई दे रहा है ए ई जो है वो बड़ा है बी ई से, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी कि क्या होगा ई पे, यहाँ पे ई जो है ई विल बी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ई पॉइंट पे इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन 1। अब अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं, ठीक है, डी पॉइंट पे वही अपना है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट इज ए डी, अपर सेगमेंट इज बी डी, बट ये जो डी है डी इसका मिड पॉइंट है लाइन का, इस कर्व का डिमांड कर्व का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। In that case, this is equals to 1. So at point D, E will be equals to 1. Similarly, if I come to point F, in this case, the elasticity will be AF upon BF. Here, BF is greater than AF. ठीक है, ये BF बड़ा है AF से, that means this value will be less than 1. So that means here elasticity is less than 1. Now come to the point A. So here lower segment is 0. Lower segment is 0, that means 0 upon something, 0 upon anything is equals to what? 0. So here elasticity will be equals to 0. Now at B point, lower segment will be BA, but upper segment is 0. So anything divided by 0 will be equals to infinity. So here elasticity of demand will be equals to infinity. Right, so in this way we can calculate elasticity of demand by algebraic method, point elasticity of demand। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे डिमांड कर्व के बीचों बीच जो बिंदु है वहां पर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होगी। इसके अपर पार्ट में जाएंगे तो इलास्टिसिटी विल इंक्रीज कंटिन्यूसली, तो इट विल बी on E point it will be greater than 1, then and at extreme point at on y axis it will be infinity, on x axis it will be 0, on F point it will be less than 1। right, अब देखिए total expenditure method। so how can we calculate this by total expenditure method? ये जो हमने पहले किया था ये था पॉइंट इलास्टिसिटी, एक ये आर्क इलास्टिसिटी भी होता है जो कि हम मिड पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसको करने से पहले थोड़ा सा हम इसको भी देखते हैं सब पहले, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एल्जेब्रिक मेथड, और इसको पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी को हम ऐसे निकालेंगे जब ये दो पॉइंट है यहाँ पे हमको इलास्टिसिटी निकालनी है तो वी विल कैलकुलेट मिड पॉइंट ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों का हम लोग मिड पॉइंट लेंगे और इस हिसाब से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैसा होगा मिड पॉइंट, क्वांटिटी का मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा, ये देखिए ये दोनों क्वांटिटीज है मिड पॉइंट Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, इनिशियल क्वांटिटी प्लस चेंज्ड क्वांटिटी अपॉन 2। सिमिलरली
प्राइस के केस में इनिशियल प्राइस प्लस चेंज प्राइस अपॉन 2, तो ये दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर आर्क इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन मिड पॉइंट ऑफ क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन मिड पॉइंट ऑफ प्राइस। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ये ध्यान रखने का है और इसी हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए आते हैं हम हमारे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे, जो कि मार्शल ने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ध्यान रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सबसे पहले तो प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। भाई सीधी सी बात है कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? सपोज मुझे 10 पेन खरीदने हैं, ठीक है, एक पेन की प्राइस है 5 रुपीज, खरीदने हैं 10, ठीक है, ये हो गई प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। तो पेन खरीदने पर कितना खर्चा होगा हमारा? टोटल 50 रुपीज। तो वही कंसेप्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। अब वो देखिए क्या रहता है, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि प्राइस अगर इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो प्राइस में चेंज होने से भी टोटल एक्सपेंडिचर में अगर कोई चेंज नहीं हुआ, इफ इट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स इलास्टिसिटी विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो इलास्टिसिटी जो है हमारी 1 के बराबर होगी। फिर अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर प्राइस इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो रहा है या प्राइस डिक्रीज होने पर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या है? अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है, सॉरी पॉजिटिव लिख दिया, अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है टोटल एक्सपेंडिचर में और प्राइस में, दैट मीन्स ई इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियरली लिखा है, अगर ये इफ E is greater than 1, this implies that negative relationship between total expenditure and price. If E is less than 1, then it implies positive relationship between total expenditure and price. If elasticity is equals to 1, that means total expenditure will remain same whatever prices rises or falls, चाहे कम होंगी चाहे बढ़ेंगी, total expenditure will remain same। इसको इस एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये प्राइसेस हैं जो कि डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यूस क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों में, और फिर जो है टोटल हमारा एक्सपेंडिचर निकाला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन, नीचे गिर रही हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, 28 तक 30 तक इट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसको मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, लेकिन आप खुद भी करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये प्राइसेस और क्वांटिटी गिवन है इस टेबल में, आप जब इसको परसेंटेज मेथड से या प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड से आप इसको कैलकुलेट करें इलास्टिसिटी को, और बिल्कुल ये एग्जैक्टली यही आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, और कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप उसको चेक एंड वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये यहाँ पर चेक एंड वेरीफाई, और अगर आप खुद करेंगे तो ये कंसेप्ट एकदम आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल नेट के एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना है, इफ देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, जबकि प्राइसेस तो यहाँ पर नीचे प्राइसेस आर फॉलिंग, बट टोटल एक्सपेंडिचर इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। आगे देखेंगे, प्राइसेस आर फॉलिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉलिंग, दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस भी गिर रही है और एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इसे बहुत अच्छे से हमें
ध्यान रखना है। अब एक ये फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, 1 माइनस चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन एक्स डेल्टा टी या चेंज इन प्राइसेस। ये जो है ये ट्राइंगल का साइन, इसको डेल्टा बोलते हैं और उसको चेंज के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स में अधिकतर चेंज के लिए हम इस साइन को यूज करते हैं। ओके, तो ये इसका टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से इसका फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं जिसका प्राइस इलास्टिसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, जो प्राइस इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करती हैं, उसको तय करती हैं कि इलास्टिसिटी कैसी होगी। अब अगर नेचर ऑफ गुड की मैं बात करूं, लग्जूरियस गुड्स हैं तो जो प्राइस जो इलास्टिसिटी है, लग्जूरियस गुड्स क्या है वो इलास्टिक होंगी, लेकिन अगर नेसेसिटीज हैं या जॉइंटली डिमांडेड गुड्स हैं तो वो इनइलास्टिक होंगी। इसलिए होंगी क्योंकि लग्जूरियस गुड जो है उसका कंजम्पशन हम टाल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, हम वेट कर सकते हैं कि जब प्राइस कम होगी तब हम लेंगे, तो दे आर मोर इलास्टिक देन नेसेसिटीज। नेसेसिटीज तो प्राइस जो भी है अगर लेनी है तो लेनी ही पड़ेगी बिकॉज ये नेसेसिटी है। अगर जॉइंटली डिमांडेड है, दैट जैसे कि कार के साथ पेट्रोल है, अब अगर पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आजकल पेट्रोल के दाम, लेकिन अगर आपके पास कार है तो कार चलानी पड़ेगी, तो आपको पेट्रोल तो खरीदना ही पड़ेगा। तो इस केस में जो डिमांड है वो इनइलास्टिक हो जाती है। सब्स्टिट्यूट्स की अगर बात करें तो अगर सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट है मार्केट में तो जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी। अगर प्रेजेंट है तो इलास्टिक होगी बिकॉज प्राइस चेंज होते ही आप दूसरे गुड पे स्विच हो सकते हैं, आप उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं है मार्केट में, सब्स्टिट्यूट्स एब्सेंट है, तो फिर जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक होगी, इनइलास्टिक डिमांड होगी बिकॉज कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्राइस बढ़ रही है तो भी वही खरीदना पड़ेगा। और अगर किसी भी गुड के जो यूज बहुत सारे यूजेस हैं, वाइड यूजेस हैं, तो इलास्टिसिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा इलास्टिक होगी, लेकिन अगर लिमिटेड यूज है तो वो उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी। क्योंकि अगर बहुत सारे यूज है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कहीं किसी यूज में हम उसका कंजम्पशन कम कर सकते हैं, लेकिन अगर लिमिटेड यूसेज है तो हमें उसे और उसका नेचर ऐसा इनलास्टिक है तो हमें इसे यूज करना ही पड़ेगा गुड को, और इस केस में जो डिमांड है वो इनलास्टिक हो जाएगी। अब कंज्यूमर की इनकम की बात करें तो मिडिल इनकम ग्रुप की जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है, और जबकि हाई इनकम ग्रुप की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई इनकम ग्रुप जो होता है उसका वैसे भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है, वो अपने कंजम्पशन को सस्पेंड कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए, जबकि मिडिल उनका जो नेसेसिटीज है वो तो पूरी हो चुकी होती है। हाई इनकम ग्रुप है, अधिकतर उन्हें लग्जूरियस चीजें लेनी होती है तो उसका कंजम्पशन वो थोड़ा सा सस्पेंड कर सकते हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा इनलास्टिक होती है कंपेयर टू मिडिल इनकम ग्रुप। अब कंज्यूमर की हैबिट्स को अगर देखें तो अगर फ्लेक्सिबल है, कंज्यूमर की हैबिट्स फ्लेक्सिबल है, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, तो दैट मीन्स फिर जो डिमांड है वो इलास्टिक रहेगी। बट अगर कंज्यूमर की हैबिट्स रिजिड है, अगर उसको आदत है कि सुबह यही ब्रांड के टूथपेस्ट मुझे यूज करना है, तो उस टूथपेस्ट की रेट कितनी भी हो जाए उसकी डिमांड इनलास्टिक रहेगी। उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो लॉन्ग टाइम पीरियड में, लॉन्ग रन में जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है, टाइम मिल जाता है हमें दूसरी ऑप्शंस को देखने का, जबकि शॉर्ट रन में जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहती है। अगर किसी चीज की इनकम पे बहुत लार्ज प्रोपोर्शन हम स्पेंड करते हैं, किसी भी चीज किसी भी वस्तु पर हम लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं इनकम का, तो उसकी जो डिमांड है रिलेटिवली इलास्टिक होती है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगी तो एकदम से हमारा खर्चा जो बढ़ जाएगा, और अगर बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है इनकम का तो उस केस में वो डेफिनेटली हमारी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालेगा, और वो हम ये सोचेंगे कि इसका हम डिमांड कम कर दे, तो इलास्टिक डिमांड रहेगी इस केस में। लेकिन अगर बहुत छोटा ही प्रोपोर्शन है तो फिर इनइलास्टिक रहेगा। अगर सपोज मैं 5000 कमाती हूँ और उसमें से कोई चीज में 5 रुपीज की कोई चीज खरीदती हूँ, या 50 पैसे की 1 रुपए की कोई चीज खरीदती हूँ, और
अचानक से उसकी दाम 2 रुपीज़ हो जाएँ, तो मुझे शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 5000 मेरी इनकम है तो मैं उसको 2 रुपीज़ में भी खरीद लूँगी। पर 5000 इनकम है और मैं उसमें से कोई 4000 किसी एक चीज़ पे स्पेंड करती हूँ, उसका एकदम से दाम अगर 4500 हो जाए तो निश्चित रूप से मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, तो डिमांड इलास्टिक होगी। अब कंज़म्पशन को हम कितना पोस्टपोन कर सकते हैं? अगर पॉसिबिलिटी है कि कंज़म्पशन को पोस्टपोन किया जा सकता है, तो डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर रेट्स ज़्यादा हैं तो हम अपना कंज़म्पशन पोस्टपोन कर लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब जैसे ही रेट्स कम होंगी हम अपना कंज़म्पशन स्टार्ट कर देंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इस केस में डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है कंज़म्पशन को पोस्टपोन करने की तो फिर डिमांड इनइलास्टिक होगी। अब थोड़ा-सा देखते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ये जो हमने किया था ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये डिग्री मेज़र करता है कि इनकम में चेंज होने से कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें कितना चेंज होगा। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी गिवन चेंज इन द इनकम ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अलग-अलग केस में अलग-अलग तरह की हो सकती है। अगर इंफीरियर गुड्स हैं, ठीक है, इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। दैट मीन्स जब जो हमारी इनकम है बढ़ती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो दैट मीन्स इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी decrease. When income will increase, quantity demanded will be decrease in case of inferior goods. So there will be negative relationship or there will be negative income elasticity. Okay. उसके बाद अगर इनकम में चेंज होता है, इनकम बढ़ती है या कम होती है बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट या नमक, इनकम कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी चेंज हो जाए, अगर ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ गई तो मैं सब्जी में बहुत ज्यादा नमक डालने लग जाऊंगी, या इनकम कम हो गई तो मैं सब्जी में नमक कम कर दूंगी। तो जो ऐसी गुड्स होती है नमक जैसी है, जो नेसेसिटीज हैं, उनकी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो जीरो होती है। when any change in the income of consumer has no effect on demand for the product, so that means what this is zero income elasticity, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट इज जीरो इनकम इलास्टिक। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की बात करें, इफ नॉर्मल अगर नॉर्मल नेसेसिटीज हैं तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी। दैट मीन्स इनकम में जब चेंज होगा तो चेंज इन इंक्रीज इन इनकम एम्प्लाइज इंक्रीज इन क्वांटिटी demanded. When any change in income of consumer rises the demand for the product, then the good is normal good. If good is normal luxury, then what will happen? तो very high positive income elasticity, ठीक है। when any change in income of a consumer raises the demand of a product that the good is normal luxury, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कैसे डिनोट किया है, इससे आप समझेंगे। यहाँ पे इनकम राइज हो रही है, दो एरो है, क्वांटिटी डिमांडेड एक ही एरो है, ठीक है। यहाँ पे दो एरो हैं तो यहाँ पे भी दो एरो हैं। दैट मीन्स नॉर्मल नेसेसिटीज की केस में इलास्टिक होगी, लेकिन अगर नॉर्मल लग्जरी है तो उस केस में हाईली इलास्टिक होगी। जो डिमांड है वो इनकम इलास्टिसिटी उसकी हाईली हाईली पॉजिटिव होगी। तो ये इनकम इलास्टिसिटी है जो कि अलग अलग केसेस में, अगर गुड इंफीरियर है तो नेगेटिव होगी, अगर नॉर्मल है तो पॉजिटिव होगी, अगर लग्जूरियस है तो हाईली पॉजिटिव होगी, और अगर नेसेसिटी है तो जीरो होगी। ये बात इसमें समझने की है। एक बार फिर से बताती हूँ, इंफीरियर है तो नेगेटिव होगी, नेसेसिटी है तो जीरो होगी, और अगर नॉर्मल गुड है तो दैट मीन्स पॉजिटिव होगी, और अगर लग्जूरियस है तो हाईली पॉजिटिव होगी। इसे इस तरह से ध्यान में रखना है। अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी दैट मीन्स किसी दूसरी कमोडिटी, किसी रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है उसका ये मेजरमेंट है, उसकी डिग्री का मेजरमेंट है। It refers to change in responsiveness of demand for one commodity to the change in price of other related goods, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, इसका फॉर्मूला वहीं पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई,
यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड एक्स, ये है प्राइस ऑफ वाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। दैट मीन्स ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स एंड चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, इसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, तो ये ऐसे डिफरेंशियल कैलकुलस की फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या होता है अगर सब्स्टिट्यूट हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं दैट मीन्स ये जो है इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी जो है हमारी पॉजिटिव होगी। सब्स्टिट्यूट्स के केस में ये पॉजिटिव होगी बिकॉज क्या होगा कि जैसे सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छे सा मैं अगर एग्जांपल लूं तो दो फोन से अगर एक सैमसंग है एक वीवो है, अगर सैमसंग की प्राइसेस इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स वीवो की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी, लोग सैमसंग की जगह वीवो लेने लग जाएंगे। तो इस केस में क्या है पॉजिटिव रिलेशन हो रहा है। अगर वीवो की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सैमसंग की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड। नेगेटिव रिलेशन कब होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ ही उसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर ये पेन की बात करूं, इसके अंदर जो रिफिल आती है, सपोज अगर वो रिफिल बहुत महंगी है, महंगी हो जाती है, तो फिर मैं इस पेन की डिमांड नहीं करूंगी, मैं दूसरा पेन ढूंढूंगी जिसकी रिफिल सस्ती आती हो। तो दैट मीन्स रिफिल की प्राइस इंक्रीज हुई तो पेन की डिमांड डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स क्या हुआ नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। और अगर जीरो है, जीरो का मतलब है कि उसमें कोई रिलेशन नहीं है गुड्स में, इसकी प्राइस का दूसरी की क्वांटिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद जितना ज्यादा स्ट्रोंगर होगा इन दोनों के बीच का रिलेशन, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि अगर वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि अगर ये दिस इज जीरो, जीरो, ठीक है। अगर इंफिनिटी आ रहा है दैट मीन्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। और अगर माइनस, अगर ये प्लस इंफिनिटी दैट मीन्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इफ इट इज नेगेटिव इंफिनिटी दैट मीन्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नेगेटिव इंफिनिटी दैट मीन्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, पॉजिटिव इंफिनिटी दैट मीन्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये बात ध्यान रखने की है, अगर पॉजिटिव इंफिनिटी आ रहा है तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगे, नेगेटिव इंफिनिटी आ रहा है दैट मीन्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें इसे ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारा इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का हमारा जो वीडियो है यही खत्म होता है। इलास्टिसिटी के हमने सारे कंसेप्ट किए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो दूसरा यूनिट में है, लेकिन हम उसको इसके साथ ही करेंगे ताकि वो अच्छे से हमें समझ में आए। तो उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, 3-4 वीडियोस हैं, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। कोई भी अगर आपको परेशानी है, कोई भी डाउट है उनको कैसे सॉल्व किया गया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन ही एक वजह है जिसके लिए हम एक मोटिवेशन मिलता है जिससे कि ये वीडियोस बनाने का और आपको इस तरह से यूट्यूब पे पढ़ाने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके लाइक्स मुझे मिलेंगे।